शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे विशेष अनुरोध पर भारत यात्री कन्हैया कुमार जी हमारे बीच में हैं, जो लगातार पिछले 2 महीने से ज़्यादा लगातार पैदल चल रहे थे और पहली बार इनको हमने रिक्वेस्ट करके दिल्ली बुलाया है कि आप आएँ और एआईसीसी में पत्रकार दोस्तों के जवाब दें कि यात्रा कैसी रही, क्या रही, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उसके लिए हमारे बीच में दिल्ली में आए हैं। एआईसीसी में इनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा कन्हैया कुमार जी से कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से सारे यात्रियों की तरफ से, भारत यात्री, अतिथि यात्री, इंटर स्टेट यात्री और सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं और वो सारे लोग जो किसी कैटेगरी में नहीं है लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं कि यात्री के तौर पे, आप सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग आज आए हैं। वैसे तो पत्रकारिता में कोई दिन छुट्टी का होता नहीं है, लेकिन आज हमारी भी छुट्टी है, संडे भी है, और आप लोग जो है मेरे ख्याल से हिमाचल से भी आए होंगे, तो बड़ी मुश्किल रही होगी, फिर भी आप आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस आपसे कुछ चीज़ें यात्रा को लेकर के साझा करना चाहता हूं, बाकी आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका जवाब देंगे। एक तो ये यात्रा हमारी उम्मीदों से बढ़कर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। जैसे जब हम लोग 7 तारीख को इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, तो बहुत सारे सवाल थे मन में। लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा। हम लोग अपने ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि कैसे 25 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि किसी को भी जो है इतना चलने की आदत है नहीं, और हम लोग जो है फॉरेस्ट गंप तो है नहीं कि एक बार जो है जूते का लैस बांध करके जो है दौड़ना शुरू किए तो दौड़ते रहेंगे। तो ये सारे सवाल मन में थे, लेकिन वो जो एक बात स्कूल में पढ़ा करते थे कि कई बार इंसान पैरों से नहीं हौसलों से चलता है, वो इस यात्रा में जा कर के सही साबित हुआ है। कैसे यात्रा के 60 से ज़्यादा दिन कट गए, सचमुच पता नहीं चला। तकलीफ़ें हुई, अलग अलग तरह की तकलीफ़ें लोगों को हुई, लेकिन अब लोग जो है अपने शारीरिक संघर्षों से ऊपर उठ चुके हैं। मतलब कभी तो ऐसा होता है कि मजाक मजाक में कि यात्रा समाप्त हो गई है और अब जो है अपने कैंप में वापस लौटना है। लोगों को इतना चलने की आदत है कि गाड़ी सामने हो, बस सामने हो, फिर भी पैदल चलने लगते हैं। तो बीच में जो है एक जब छुट्टी होती है तो कई सारे लोग घर गए, बहुत सारे यात्री बीच में, दीपावली था तो लोग घर गए, लेकिन मैं उस वक्त भी कैंप साइड में ही था। तो कुछ जो लोग घर से लौट करके आए, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाई कि हम लोग जा रहे थे एक मार्केट में, तो घर वालों ने कहा कि हम लोग कार से चलते हैं, तुम तो पैदल चलो, आराम से 20-25 किलोमीटर तो चल ही लेते हो, अब 20-25 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी जब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि इंतज़ार किस बात का, शुरू कर दो, 12-13 किलोमीटर है, 24 अकबर रोड पहुंच जाओगे, मॉर्निंग सेशन में वैसे भी तुम लोग 15 किलोमीटर चलते ही हो। तो ये यात्रा मेरे ख्याल से बहुत सहज हो चुका है, अब भारत यात्रियों के लिए भी बहुत सहज हो गया है। और ये जो बार बार मन में सवाल था ना कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग भी बहुत सहज हो गए हैं। 2 तरह के लोग हैं, मैं आपको साफ साफ बता दूं। एक तो वो लोग हैं जो पार्टी से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, एक वो लोग हैं जो पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। और उन लोगों को देखना और उनके अनुभव के आधार पे ही कुछ चीज़ें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जो लोग अपने घरों में खड़े हैं, अपने छतों पर, दुकान के आगे, किसी कॉर्नर पर, जहाँ गांव शुरू होता है उसके मुख्य द्वार के पास, मोबाइल से जो है वीडियो बना रहे हैं, उनकी आँखों को पढ़ने से इतना महसूस होता है कि ऐसी यात्रा की ज़रूरत थी इस देश को। और
यही कारण है कि चाहे जितनी भी चुनौतियां रही हों, यह यात्रा स्वाभाविक तौर पे उन सारी चुनौतियों को एक एक करके पार करता जा रहा है। कई ऐसी परिस्थितियां थीं, जैसे जहां गर्मी बहुत होनी थी, ऐसी अपेक्षा थी कि बहुत गर्मी होगी, वहां बारिश हो गई। जहां लगा कि यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होगा, कई सारे जो है कठिनाइयाँ होंगी, वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि सब राह आसान हो गया। तो एक बात जो कुल जमा जोर हम इस यात्रा के बारे में कह सकते हैं कि यह यात्रा अपने पहले पड़ाव को पूरी तरीके से पूरा कर चुका है। और वो पहला पड़ाव है कि यात्री यात्रा के लिए सहज हो चुके हैं, यात्रा देश के लिए सहज हो चुका है, और देश यात्रा के लिए सहज हो चुका है। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमारा प्रोफेशन है, आपका भी प्रोफेशन है, और हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। लेकिन आप जानते हैं कि यात्रा को जितना दिखाया जाना चाहिए, जितना बताया जाना चाहिए, उतना दिखाया और बताया नहीं गया। फिर भी एक खास बात आप सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि जब मोबाइल टीवी नहीं था, तब भी समाज में संवाद था, कम्युनिकेशन था। और सिर्फ इंसानों में ही कम्युनिकेशन नहीं होता है, पक्षियों में भी कम्युनिकेशन होता है, उनकी भी अपनी आवाज़ें होती हैं। आज भी हमारे समाज में वो कम्युनिकेशन मौजूद है। और ये यात्रा में चलते हुए हमको महसूस हुआ कि भले बहुत ना दिखाया गया हो, लेकिन इस देश के लगभग हर व्यक्ति को ये पता है कि यात्रा हो रही है। इसका मतलब हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन बियॉन्ड व्हाट्सएप, टीवी, अखबार आज भी जिंदा है। देश की चाय के नुक्कड़ों पर, बसों में, ट्रेनों में, खेतों में, खलिहानों में, दफ्तरों में, हर जगह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दिन, सुबह या शाम, यह चर्चा निकल आती है कि भारत यात्रा हो रही है। तो भारत यात्रा ने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। पूरे देश को पता है कि उनके सवालों को लेकर के ये यात्रा हो रही है। ये जो हमने कहा कि उनके सवाल, ये भी हमारे दिमाग में जो था वो अपनी जगह पे है, लेकिन यात्रा के दौरान जो हमने कलेक्ट किया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। उनके सवाल कहने का मतलब है कि जब महिलाएं यात्रा में आकर के जुड़ती हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हमारी पार्टी वर्कर नहीं हैं, वो बोलती हैं महंगाई के बारे में कि 400 के सिलेंडर जो है 1000 रुपये का हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जो नौजवान जुड़े हुए हैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पेशे से, या जो है सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से उनकी नौकरियां कम हो गई है, जॉब की इनसिक्योरिटी बढ़ी है, उसके बारे में वो बात करते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, रास्ते में कई ऐसी प्राइवेट एकेडमी मिली जहां आर्मी में बहाली की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ के जो है बच्चे बाहर निकल करके आए और बात किए। जो लोग सुबह, जैसे सुबह हम लोग भी वॉक करते हैं, और आप देखेंगे इस देश में ये संस्कृति मौजूद है कि सड़क के किनारे आपको दौड़ते हुए नौजवान मिलेंगे। तो वो यात्रा से आकर के जुड़ते हैं और बेरोजगारी के बारे में बताते हैं। किसान बड़े पैमाने पे, अलग अलग इलाके के किसान अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर के, जैसे कपास की खेती करने वाले किसान, सोयाबीन की खेती करने वाले किसान, वो सब आकर के जो है अपनी परेशानी बता रहे हैं। गन्ना की खेती करने वाले किसान जो है बड़े पैमाने पे आकर के अपनी समस्याएं बताएं। तो महिलाएं, किसान, नौजवान, सिविल जो आपको सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, या जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल है, जिन्होंने बीएड की डिग्री कर रखी है, जिन्होंने बीई कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, उनको किस तरीके से जॉब नहीं मिल रहा है। जो आर्मी एस्पिरेंट हैं उनको किस तरीके से जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये मेजर इशूज जो है वो निकल करके आए हैं सामने में। नारी सुरक्षा, किसान के फसलों का दाम, मजदूरों को सही मजदूरी, नौजवानों को रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे जो है भारत जोड़ो यात्रा में प्रोमिनेंटली हम लोगों को पता चला है। और भारत जोड़ो यात्रा जो एक उद्देश्य लेकर के चला था, क्योंकि बार बार ये सवाल जो है किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। आज हमारे एक पत्रकार दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि कितना जोरे, भारत कितना जोरे। तो हम बोले कि टेलर का दुकान चलाते हैं क्या, कि 1.5 मीटर जोड़ दिए, 3.5 मीटर जोड़ दिए। कितना टूटा हुआ है आप,
ये सवाल पहले खुद से पूछिए, फिर पता चलेगा कि कितना जुड़ा। जब यही महसूस नहीं हो रहा है कि कितना टूटा हुआ है, तो क्या जोड़ रहे हैं ये भी पता नहीं चलेगा। हमने कहा कि जब आपको ये महसूस होता है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी किसी एक प्रोफेशन को दिया, लेकिन चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, हर वक्त ये दिमाग पे प्रेशर रहता है कि कब नौकरी चली जाएगी, तो यह जो असुरक्षा है, इस असुरक्षा की भावना को खत्म करके सुरक्षा की भावना को जोड़ना चाहते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। जो नौजवान अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसकी जो उम्मीद है, जो उम्मीद टूटती है जब बहाली नहीं निकलती है या प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, उस टूटी हुई उम्मीद को जोड़ना इस भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। जो महिलाएं आ रही हैं, उस भावनात्मक तस्वीर को आप सब लोगों ने देखा होगा कि कैसे ये आसान बात नहीं है कि किसी गैर मर्द के साथ उतनी सहजता से कोई महिला मिले। तो महिलाओं को जो आज नारी सुरक्षा की स्थिति है, जिस तरीके से बलात्कारियों को प्रेज किया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में महिलाओं की उस टूटी हुई उम्मीद को जोड़ना ये भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। और हमारा मानना है कि जितनी सहजता से ये यात्रा आगे बढ़ रही है और लोगों के मुद्दों को कलेक्ट कर रही है, लोगों की आंखों में देखने से ये बार बार महसूस होता है कि इस यात्रा की ज़रूरत थी। भारत जोड़ो यात्रा ने अपने पहले पड़ाव को पूरा किया है, भारत जोड़ो यात्रा को अपने दूसरे पड़ाव को भी पूरा करना है। और दूसरा पड़ाव ये है कि हम इस देश की सरकार को, इस देश की सत्ता को, जो देश के लोगों के मुद्दे हैं, उस पर उनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पड़ाव होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि उस पड़ाव को भी हम लोग पूरा करेंगे। आप सब लोग आए, हमारी बात सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बाकी आप प्रश्न पूछेंगे तो और सारी चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। देखिए, ये एक बहुत ही मौजू प्रश्न आपने पूछा है, मैं इसको ऐसे कहूँगा, क्योंकि पहले जब मैं लोगों से बात करता था और कहता था कि हम भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं, तो राहुल जी तो हमारे नेता हैं, हमारे दोस्तों को भी ये भरोसा नहीं होता था कि हम लोग 25 किलोमीटर रोज पैदल चलेंगे। यहाँ से शुरू हुई है ये पूरा कॉन्वर्सेशन जो आप सवाल पूछ रहे हैं। और राहुल जी को लेकर के तो पता नहीं क्या क्या कहा गया है, क्या क्या कहा गया है। एक पत्रकार ने हमको कहा कि इस यात्रा से राहुल जी की छवि सुधरेगी। हमने कहा कि आप गलत तरीके से बात को रख रहे हैं। राहुल जी की छवि सुधरेगी नहीं, राहुल जी की जो एक्चुअल रियलिटी है ना, उनकी जो वास्तविकता है, वो देश को आगे दिखेगा। वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है या टीवी डिबेटों में जो खड़ा करने का एक जो है चरित्र और एक छवि खड़ा करने की जो कोशिश की गई है, उसको जनता अपने आंखों से देख करके समाप्त कर लेगी। अब उसके पास उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा जो उसने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि इस यात्रा के दौरान जितनी भी बातें राहुल जी को लेकर के बोली जाती थी, सीरियस नहीं है, विदेश चले जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, छुट्टी मनाने चले जाएंगे, छुट्टी होगी तो दिल्ली आ जाएंगे, अरे कैसी बातें करते हो, कंटेनर में थोड़ी रहेंगे, कैसी बातें करते हो, 25 किलोमीटर पैदल थोड़ी चलेंगे, ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। और हम कहते हैं कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा। उनकी जो वास्तविकता है ना, उसके लिए सिर्फ उनको रोड पे निकल करके पैदल चलना पड़ा। कितना फर्क है। बस आपको जनता के बीच में आप गए और आपको लेकर के जितनी कोशिशें थी उस सब पे जो है पानी फिर गया। और आज वही लोग, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो हमको सवाल पूछते थे ना कि चलोगे कि नहीं चलोगे, राहुल जी के को लेकर के तो उनके सारे सवाल अपने आप समाप्त हो गए हैं। और इतनी मार्मिक तस्वीरें आती हैं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बूढ़ों के साथ, और इस देश के वो लोग
जो महसूस करते हैं कि उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, चाहे इस देश की सिविल सोसाइटी हो, रिटायर्ड जज हों, फिल्म में काम करने वाले लोग हों, पत्रकार हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, और चाहे वो फैमिली जिनके परिवार से किसी न किसी की शहादत हुई है। आप लोगों को मालूम होगा कि हम जिस भी स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट से जुड़ा हुआ जो बहुत, एक कहते हैं ना कि जिस मुद्दे को लेकर के समाज में बड़ी बहस हुई हो या जिस मुद्दे ने इस समाज को बहुत ज़्यादा उद्वेलित किया हो, उस मुद्दे से संबंधित परिवार भी हमारी यात्रा में आकर के जुड़ता है। मसलन आप जानते हैं कि कर्नाटक में गौरी लंकेश जी का परिवार आया, तेलंगाना में जो है रोहित वेमुला जी का परिवार आया, और आने वाले समय में भी वो सारे लोग जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय की उस उम्मीद के लिए वो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो प्रश्न आपने पूछा कि राहुल जी का कद बड़ा होगा, मैं समझता हूँ कि एक बात कही जाती है ना कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। ये उनका कद बड़ा होगा छोटा होगा ये प्रश्न नहीं है, उनका जो वास्तविकता है, उनकी जो रियलिटी है, उनको लेकर के जो झूठ का जो है वातावरण, एक आवरण जो खड़ा किया गया है, वो अपने आप जो है धराशाही हो गया है। वो सारी चीज़ें कि सीरियस नहीं हैं, विदेश चले जाएंगे, छुट्टी पे चले जाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं है, वो सारे सवाल जो हैं वो निराधार साबित हुए हैं। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी ये दो ऐसे सवाल थे जो हर जगह, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम कर्नाटक में हैं तो वहाँ एक समूह जो है वो उन राज्यों से आया जहाँ हमारी यात्रा नहीं जा रही है, तो वो प्रतिनिधित्व भी जो है जो डेलीगेशन था वो भी यही सवाल उठा रहा था, और महंगाई को लेकर के अक्रॉस द बोर्ड सारे लोगों ने जो है सवाल, ये दो मुद्दे बहुत प्रोमिनेंट हैं। इसके अलावे साउथ में हमने देखा कि एक और सवाल जो कि अब हम जब महाराष्ट्र आ गए हैं तो ये सवाल अब नहीं है, लेकिन साउथ में कहीं ना कहीं ये सवाल बार बार आ रहा था, फेडरलिज्म का क्वेश्चन। साउथ में इस सवाल को भी बहुत सारे लोगों ने आकर के उठाया कि हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं सेंटर जो है वो पूरी तरीके से न्याय नहीं करता है। ये जो पॉलिटिकल डेलीगेशन होता था उसमें कई लोगों ने ये सवाल उठाए, जो मुझे लगता है कि अलग सवाल है। बाकी जो कॉमन दो सबसे कॉमन मुद्दा अगर आप कहेंगे तो वो महंगाई और बेरोजगारी का सवाल, फिर स्पेसिफिक समुदाय के कई सवाल आए, जैसे किसानों के सवाल, महिलाओं के सवाल, और जो स्पेसिफिक चीज़ों की तैयारी करते हैं, जैसे बीएड किए हुए जो लोग ट्रेंड टीचर हैं वो कई राज्यों में मिले कि उनकी बहाली नहीं हुई। कई जगह संविदा कर्मियों का ग्रुप आकर के मिला कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने की क्या परेशानी होती है। खास करके लॉकडाउन के बाद ये रियलाइज हुआ है कि अचानक से मैनेजमेंट कॉल करता है और कहता है कि अब कल से आप नौकरी पे मत आइए, तो उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो अंधकार में चली जाती है। उसने ईएमआई पे अपना जो है वॉशिंग मशीन से लेकर के कार से लेकर के घर तक ले रखा है, तो वो फिर ईएमआई कैसे भरेगा। और आत्महत्या एक बहुत ही दुखद परिस्थिति हमारे देश में पैदा कर रहा है कि किसानों की आत्महत्या से मामला अब जवानों की आत्महत्या तक पहुंच गई है। बेरोजगारी के कारण भी जो है लोग आत्महत्या करना शुरू कर दिए हैं। कोरोना के दौरान लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, ये सवाल भी जो है कई सारे लोग आकर के बताए हैं। देखिए, एक तो मैं बार बार कह रहा हूँ और हमारे सारे सीनियर भी कह रहे हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक भी है, सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है। ये बात ना हम लोग बार बार इसको क्लियर कर रहे हैं कि अगर हम इस यात्रा को सिर्फ राजनीतिक ही मानेंगे तो राजनीतिक बात भी जो है ना उसमें सारे डायमेंशन कवर नहीं होते हैं, सिर्फ चुनाव की बात होती है, बाकी सारे और जो डायमेंशन हैं उसको छोड़ दिए जाते हैं। हमारी नीति शुरू में जो थी, सबसे पहले जहाँ से ये यात्रा शुरू हुई, कि लोग परेशान हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है,
लोगों के भीतर डर पैदा किया जा रहा है, नफरत पैदा किया जा रहा है। इससे देश जो है भावनात्मक रूप से कमजोर होगा, और कोई भी देश जब भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, जब वो आपस में यूनाइटेड नहीं होते हैं, तो बाकी सारी प्रोग्रेस की बात जो है वो पीछे चली जाती है। और जो हम लोग सवाल उठा रहे हैं एक मजबूत विपक्ष के तौर पे, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो जब आपके करंट कम्युनिकेशन के टूल्स काम नहीं कर रहे हों, तो कहते हैं ना बैक टू बेसिक्स, बैक टू क्लासिक। और ये बैक टू बेसिक या बैक टू क्लासिक जो है, हम कहते हैं कि ये एक गांधीयन मेथड है कि गांधी जी दांडी यात्रा पे चले, या जो है इस देश में कई बार यात्राएं की गई, ठीक है। तो उसमें मुख्य सवाल ये था कि हम लोगों के बीच जाएंगे, हम उनके सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं, उनको ये भरोसा होगा, और हम अपनी सुनाएंगे नहीं, उनकी सुनेंगे। वहाँ से जब हम लोग ये यात्रा को शुरू किए, तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एकमात्र था, जन को तंत्र से जोड़ करके रखना। जन और तंत्र जो है वो अलग ना हो जाए, तंत्र जो है वो जन पे हावी ना हो जाए, सिर्फ इतनी सी बात थी। इसीलिए हम उन राज्यों में भी गए जिन राज्य में हम कहीं ना कहीं सरकार चलाने में सहयोगी हैं, जैसे तमिलनाडु, वहाँ सरकार चलाने में हम सहयोगी हैं, हम वहाँ भी गए, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कुछ कॉमन हैं, चाहे हमारी सरकार हो या किसी और की सरकार हो। तो प्राइमरी टास्क ये था कि उन इशूज को लेकर के लोगों के बीच में जाना, उनकी बातों को सुनना। साउथ से नॉर्थ की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पूरी तरह से बदल गए। जैसे मैंने आपको कहा कि साउथ में फेडरलिज्म का क्वेश्चन था, लेकिन जब हम नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं तो इस सवाल को अब कोई उठा नहीं रहा है। लेकिन जो बाकी सवाल हैं वो एज इट इज हैं, जैसे महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, किसानों को उनके फसल के दाम नहीं मिलने का सवाल, नारी सुरक्षा का सवाल, ये बिल्कुल कॉमन सवाल हैं जो हर जगह मिलते जा रहे हैं। अब ये सवाल कैसे हल होंगे, इनको पूरा कैसे किया जाएगा, उस पे हम लोग एक बात कर रहे हैं कि अगर हम इस नीति को बदल दें कि आप टैक्स ले रहे हैं देश के लोगों का और बेल आउट कर रहे हैं अपने दोस्तों का, नारा लगा रहे हैं देश का, खजाना भर रहे हैं दोस्त का, इस नीति को अगर बदल दिया जाए तो बड़े पैमाने पे रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। और महंगाई का भी जहाँ तक सवाल है कि सरकार अगर अपनी भूमिका नहीं निभाएगी तो स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अगर आप मार्केट के भरोसे हर चीज़ छोड़ देंगे तो जनता का दायित्व कौन उठाएगा, और फिर जनता का दायित्व सरकार ना उठाए तो सरकार का दायित्व जनता क्यों उठाए। अगर आप हमारे टैक्स के पैसे से मुझे शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे टैक्स के पैसे से जो आप 8,500 करोड़ का प्लेन क्यों खरीदेंगे। अब आप ये देखिए कि LIC में देश के आम लोगों का पैसा जमा है, LIC का सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो अदानी जी के पास है। तो हमारा पैसा लेकर के आप अमीर हो रहे हैं और हमारे पास ना जॉब की गारंटी है, ना हमारे पैसे की गारंटी है, ना जो है हम जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। रोज़ महंगाई बढ़ रही है, तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ रही है। तो उसमें ये समझ में आता है कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जा सकता है अगर हम सोशल डाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखें, और जो डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, उस पॉलिटिकल चैलेंज को अगर हम लोग मीट कर सकें। देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं आजकल जो है हम लोग उन चीज़ों पे जा नहीं रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से ये सवाल अलग है। लेकिन मैं भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ करके इस सवाल का जवाब आपको देता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आप में से एक साथी ने सवाल किया कि राहुल जी की छवि पे लोगों का क्या नज़रिया है। तो हमने यही कहा ना कि उनकी जो वास्तविकता थी वो वास्तविकता भी लोगों को नहीं मालूम था। मोदी जी का जो झूठ है ना वो भी लोगों को मालूम है। मसलन बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा हिमाचल चुनाव के दौरान कि प्रधानमंत्री जी फोन करके यूक्रेन युद्ध रुकवा दिए। एक बागी विधायक तो प्रधानमंत्री के फोन से बैठ नहीं रहा है, एक MLA का कैंडिडेट प्रधानमंत्री के फोन से नहीं बैठा और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। तो झूठ का ना
कोई सिर पैर नहीं होता है साहब। प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ का इस्तेमाल करते हैं देश के बेसिक इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए। विपक्षी उनको गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता उनको वोट दे रही है ना, एक बार नहीं 2 बार वोट दी है ना। तो देश की जनता से जो उन्होंने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ, ये जवाब उनको देना चाहिए। 2 किलो गाली मिल रहा है कि 50 किलो गाली मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस देश में गांधी को गोली मिली है, और उसी से मिली है जिसका तस्वीर आप अपने जो है दफ्तर में लगाते हैं, नफरत से। और जो है आप नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप फॉलो करते हैं, नफरत फैलाने वालों को आप प्रमोट करते हैं, और फिर जो है विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। गोली मिली है इस देश में गांधी को, और जो गोली मारने की बात करने वाले लोग हैं, जिनके पिताजी नेता थे, उनको मंच पे बिठा करके बगल में परिवारवाद पे भाषण देते हैं। इसको कहते हैं कथनी और करनी में फर्क होना। ये सब बेकार की बातें हैं साहब। देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को मैंडेट दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। ये देश का सवाल है, और हम जब देश घूम रहे हैं तो यही सवाल हमारे सामने आ रहा है कि देश महंगाई से परेशान है, देश बेरोजगारी से परेशान है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, पहचान के आधार पर इंसान को लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है। अगर देश भावनात्मक रूप से कमज़ोर होगा, भावनात्मक रूप से अगर देश इकट्ठा नहीं रहेगा, तो देश की प्रगति में बाधा होगी। अगर हम चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, तो हमको महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों को हल करना पड़ेगा, और हम सब भारतीय हैं, इस भावना को मजबूत करके हम प्रगति की राह पे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का क्या मुस्तकबिल होगा, ये जनता तय करती है। किसी भी समूह का, दल का क्या मुस्तकबिल होगा, ये जनता तय करती है। लेकिन हम आपसे यही आग्रह करेंगे सर कि तिल को तार ना बनाया जाए। गुजरात के लोगों की भी वही समस्याएं हैं जो समस्या हमको भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु से लेकर के केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र पहुँचे हैं और पता चला है। गुजरात के किसान भी परेशान हैं, गुजरात के नौजवानों को भी नौकरी नहीं मिल रही है, गुजरात के व्यापारी भी जो है जीएसटी और नोटबंदी से परेशान हुए हैं, उनके जो है उद्योग धंधों को नुकसान हुआ है। मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगा कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, इस देश का राजनीतिक विमर्श उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। देखिए, एक बात ना, एक सेइंग है अंग्रेजी में, डोंट डिफेंड अनडिफेंडेबल। मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं बिना मालूम किए हुए ये बात पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि अगर मेरे द्वारा कभी भी कोई गलत बात कही जाएगी, बिना इफ़ बट के माफ़ी मांगूंगा। गलत गलत होता है, लेकिन वो कहे हैं कि नहीं कहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि गलत सबके लिए गलत है। हम प्रधानमंत्री जी नहीं हैं कि भ्रष्टाचारी होगा जो व्यक्ति कांग्रेस में रहते हुए, और वही बताएंगे कि वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, अगले दिन उसको बीजेपी में शामिल करा करके उसको सदाचारी बोलना शुरू कर देंगे। हमारा सवाल जो है ऑथेंटिसिटी पे है कि किसी व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, अगले ही मिनट, जैसे आपको मैं याद दिला दूं, एक सपा के नेता थे, उनके बारे में बीजेपी क्या क्या कहती थी, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। या कांग्रेस के ही नेता, आपने गुजरात की ही बात की, गुजरात के ही बहुत सारे ऐसे नेता जिनके बारे में बीजेपी पता नहीं क्या क्या कहती थी, आज वो बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं, उनको टिकट भी दे दिया गया है और वो अच्छे हो गए हैं। जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, ईडी भेजा जाता है, केस किया जाता है, जिन्हें बीजेपी में जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो नैतिकता का जो आधार होता है ना, वो एक होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके लिए नैतिकता का आधार कुछ और रखें, चूँकि आप सामने बैठे हैं और हम यहाँ थोड़ा ऊंची जगह बैठे हैं, तो हमारे लिए नैतिकता का आधार कुछ और होगा। गलत गलत होता है, कोई भी नेता बोले या कार्यकर्ता, उसको डोंट डिफेंड अनडिफेंडेबल।
नहीं, मैं शिकायत नहीं किया था। सुझाव का स्वागत है, करेंगे। आपका आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे जो मजबूरी हो। मीडिया लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, लोकतंत्र का एक पिलर है, और शिकवा शिकायत अपनी जगह पे होता है, और ये होता है विपक्ष में जब लोग होते हैं तो शिकायत होता है, उसमें मैं ज़्यादा गिले शिकवे में नहीं जा रहा। लेकिन आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तभी तो आज छुट्टी का दिन है, आज हम आराम करते सोते, लेकिन जो है हम आपके बीच आए हैं आपसे बात करने के लिए। जहाँ तक हमारे नेता राहुल जी का सवाल है, तो आप जानते हैं कि जो है वो मीडिया से जी चुराने वाले नहीं हैं, और लिखे हुए सवाल का इंटरव्यू भी नहीं देते हैं, और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। अभी फिर उनका जो है महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। और ये मैं फिर से एक तुलना कर देता हूँ, विपक्ष पर आप सवाल उठा रहे हैं, स्वागत है, आग्रह है कि सत्ता से भी पूछिए। प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।